हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नीट सैटरडे सवाल, जहां मैं आपके नीट रिलेटेड सवालों के आंसर करती हूँ। हाँ, जो कि आपने ही पूछा होता है। मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लिया रहता है, ये आप ही का क्वेश्चन होता है और मैं आंसर करती हूँ। तो सॉरी, मैं थोड़ी सी एक्टिव नहीं थी बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब हो गई। इनफैक्ट अभी भी है, फीवर और सर्दी वगैरह बहुत ज़्यादा ही हो गया था, बट अब मैं रिकवर कर रही हूँ और काफ़ी बेटर हो गई हूँ। तो मैंने कहा कि अब आप लोगों से बात कर लेना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है। सो मैं लेके आ गई हूँ एक नया एपिसोड। सो आई रियली होप कि मैं आपके सारे आंसर क्वेश्चंस के अच्छे आंसर कर पाऊँ। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल अर्पिता का है और ये सवाल थोड़ा पुराना है एक्चुअली, मतलब उसने पहले ही कमेंट किया हुआ था, तो मैं जैसे रह गया था एक्चुअली, उस वीक में बना नहीं पाई थी वीडियो, तो रह गया था। तो मैंने सोचा कि काफ़ी सही सवाल है और मतलब ये सबके साथ होता है, तो क्यों ना इसके ऊपर हम डिस्कस कर सके। तो सवाल यही है कि मतलब डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, कई बार हम अपने बहुत अकेला महसूस करते हैं कि होता है ना, बहुत सारे थॉट्स आते हैं जब भी हम किसी भी प्रिपरेशन के दौरान हमारे साथ ये सारी चीज़ें होती है। तो उसको कैसे ओवरकम करें और किस तरह से ये जो फीलिंग है इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। और उसने लिखा है कि लगता है कि कोई नहीं है दुनिया में, मैं अकेला ज़िंदा हूँ। और तो ऐसा लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा और नहीं होगा सिलेक्शन। ये फीलिंग सबसे ज़्यादा रात को आती है। पता नहीं यार, हर रोज़ एक बार एटलीस्ट ये स्ट्रेस होना क्या नॉर्मल है या नहीं। तो ओके, तो द थिंग इज़ कि हाँ, ये नॉर्मल है, लगभग हर किसी को होता है। चाहे तुम इस कंपटीशन के बारे में सोच लो या कोई अगर जॉब में भी है ना, तो उसको वो रात को जब इंसान सोने जाता है तो उसको कई तरह की चीज़ें माइंड में आती है, जो कि जिस चीज़ को लेकर के हमें डर होता है कि क्या ये हो पाएगा कि नहीं, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं, हम एफ़र्ट्स तो डाल रहे हैं, क्या हमें जितना हम एफ़र्ट्स डाल रहे हैं क्या हमारा रिज़ल्ट उतना ही खूबसूरत होगा कि नहीं। और ये मेरे साथ भी हुआ है, हर किसी के साथ होता है। तो इससे कैसे ओवरकम करें ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ओवरकम करना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। इंसान है तो थॉट्स तो आएंगे, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि जब भी कोई ऐसे थॉट्स आए तो तुम ये सोच लेना कि तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। जैसा कि कभी एग्ज़ाम का पेपर अगर इजी आ जाता है तो क्या कहते हैं कि सबके लिए इजी था, कभी टफ़ आ जाता है तो कह देते हैं ना कि सबके लिए टफ़ था। उसी तरह से जो थॉट्स आपको आते हैं उसी तरह से आपको सोचना है कि हाँ, ये सबके साथ ही हो रहा है, मेरे साथ अलग सा कुछ नहीं हो रहा। एंड ये थॉट्स आना पता है कब बंद हो जाएगा, जब आपका प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा होने लगेगा ना, जब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि यार मैं सारा कुछ कर रही हूँ, मुझे सब आता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्रिपरेशन में, मैं अपना 100% टू 100% दे रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। बट द थिंग इज़, आपको उस लेवल का प्रिपरेशन आपको वहाँ तक ले जाना होगा। अगर आप अपना मेहनत सच्चाई से करोगे, दिन का, हर दिन का, मैं ऐसे नहीं बोलती कि महीने भर का ये या जैसा भी, आप अगर एक दिन का काम अच्छे से अपने हिसाब से और खुद के साथ झूठ ना बोलते हुए, याद रखना, हम हर किसी से झूठ बोल सकते हैं, हम खुद से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तो एक बार जब भी लगे ना कि चोरी कर रहे हैं खुद से, तो उसी वक्त सोच लेना कि नहीं, बस अब आईने में जाके बात करने का वक्त आ गया है खुद से। तो एग्जैक्टली यही सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। और थोड़ी सी जो ये डिमोटिवेशन वाली चीज़ है, तो मैं इसके लिए ये बताना चाहूँगी कि जब भी सुबह उठते हो ना, तो थोड़े से अच्छे अफर्मेशन का यूज़ करो, खुद से कहो कि तुम कर सकती हो, तुम्ही से हो सकता है, यू आर द बेस्ट, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हों। और अगर आप वो चीज़ें बार बार करोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं कुछ चीज़ों में तो अच्छी हूँ, मुझे ये चीज़ करने में तो कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, जैसे कि मान लो जितना मैं अर्पिता को जानती हूँ जिसका ये सवाल था, तो शायद वो एक काइंड ऑफ राइटिंग में उसको बहुत पसंद है, तो शायद वो राइटिंग अच्छा करती है। तो दिन में एक आध बार वक्त निकाल के राइटिंग कर लिया करो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम उसमें अच्छे हो, तो तुमको कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि तुम किसी चीज़ में अच्छे हो, और उससे तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे पूरा दिन। और जो चीज़ तुम्हें आती है ना, उसको कभी छोड़ो मत। कहने का मतलब जिसमें तुम बेस्ट हो ना, उसको तुम करते रहो। मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो कभी भी पूरे दिन में पढ़ते वक्त ये मत करना कि अरे बायो तो आता ही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बस पढ़ लेते हैं। समझ रहे हो, जो भी चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती है ना, उसको डेली करना ही चाहिए। और सुबह को एटलीस्ट खुद से बातें करो, आईने के पास खड़े हो और फिर बातें करो कि यार तुम जो हो ना एकदम परफेक्ट हो,
ना तुमसे बेहतर कुछ हो सकता है ना कभी होगा। अपने से बातें करो। हाँ, किसी को देखने मत देना, वरना लोग कहेंगे पागल हो गई है। बट द थिंग इज़, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सेल्फ डेवलपमेंट में। मैं कह सकती हूँ मैं कोई नीट रिलेटेड बातें नहीं कर रही, ये मैं हमेशा के लिए बात कर रही हूँ। जब भी हम किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो उस वक्त हम लोगों को पॉजिटिव होने के लिए ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ताकि हम रिलैक्स कर सकें अपने माइंड को। और जब कोई थॉट्स आपको आते हैं जिससे आपको लगता है कि यार क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ हो नहीं रहा, मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा ये नहीं होगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं मिलेगा, सो उस वक्त बोलना अपने माइंड को कि बस स्टॉप एंड ब्रीदिंग करो, एकदम लॉन्ग ब्रीथ करना, और उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा आंखें बंद करके। और इस तरह से चीज़ें ही करनी होती है। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम नहीं बता सकते आपको, ना कोई और बता सकता है कि ऐसा कर लो बस हो जाएगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में जब प्रैक्टिस करेंगे हम, तो उससे बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है। इनफैक्ट पर्सनैलिटी में भी हमारी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है इन सब चीज़ों से, तो डेफिनेटली करना चाहिए। सो आई रियली होप कि मैंने सही ढंग से आंसर किया होगा इस क्वेश्चन का। तो ये हो गया। एक और सवाल आया था, मुझे नाम याद नहीं है। क्वेश्चन ये था कि बीपीटी एंड फिजियो जो है, बीपीटी यानी फिजियोथेरेपिस्ट, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, और बीएएमएस में कौन सा चुनना चाहिए। तो मैंने शायद पहले भी एक वीडियो ऐसा बनाया था जिसमें कि मैं अपने बारे में बता रही थी। तो तब मैंने कहा था कि सारे ही कोर्सेज अच्छे हैं, इट्स जस्ट दैट कि आपको कौन से फील्ड में जाना पसंद है। और जहाँ तक बीएएमएस की बात है, अगर आपको इंटरेस्ट है आयुर्वेदा में तो ज़रूर जाओ। और अगर आप जा रहे हो तो आपको पता होगा कि वहाँ संस्कृत वगैरह पढ़ना होता है, तो आपको संस्कृत को लेकर के कोई प्रॉब्लम ना हो उस हिसाब से देख लो। क्योंकि वहाँ जो मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा संस्कृत रहेगा, इंग्लिश में भी जो वर्ड होता है वो संस्कृत से ही डिराइव होती है, तो वो सारी चीज़ें देख लो। और फिजियोथेरेपिस्ट तो फिर पूरा इंग्लिश वाला कोर्स है। इनफैक्ट मैं एक अंकल कह लो या फिर एक है जान पहचान की, तो उनको मैं जानती हूँ, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है और बहुत फेमस फिजियोथेरेपिस्ट है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा मैं उनको देख रही हूँ, उनके लाइफ में वो कर रहे हैं, अच्छी सैलरी मिल रहा है उनको, एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो, उनकी खुद की क्लिनिक्स है। तो बहुत पैसे के मामले में, फाइनेंशियली जब मैं बात करूँ तो फिर बीपीटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में आ रहा है हमारा देश, डेवलप कर रहा है, और लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। फिजियोथेरेपिस्ट की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल लोगों को पेन वगैरह बहुत ज़्यादा का प्रॉब्लम हो रहा है एक पर्टिकुलर एज के बाद, जिस वजह से जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आने वाले समय में मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छी स्कोप है, और इनफैक्ट अभी भी हो रखी है। और उसी तरह से बीएएमएस आयुर्वेदा की तरफ भी लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है कि आयुर्वेदा जाना चाहिए। बट यही सारी चीज़ें हैं। उस हिसाब से आप देख लो कि आपको कौन सा फील्ड में इंटरेस्ट है, और देख लो ऐसी ऐसी कोर्सेज है पूरे। देखो कि कोई आपको सुपरफिशियली ही नॉलेज दे सकता है ना, आप आराम से गूगल पे जाया करो। पता है कोई भी कोर्स के बारे में जब जानना रहे तो उसमें डिटेल से रहता है सब कुछ, तो वो अच्छे से पढ़ो और फिर समझो कि हाँ ऐसा ऐसा है, ये करना है, तो उस हिसाब से देख लिया करो और फिर डिसाइड कर लो। एक सवाल आया था कि आकाश या एलन का मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद क्या फिज़िक्स और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस करना इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो मैंने वैसा तो उस बच्चे को बता दिया था, उस स्टूडेंट को बता दिया था कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, बट हो सकता है ये आप लोगों की भी क्वेरी हो, तो मैंने सोचा कि इस सवाल को ले लिया जाए। तो द थिंग इज़ कि अगर आप एनसीईआरटी करते हैं ना, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि लेवल जो होता है काफ़ी हाई होता है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन का, और एक ही सवाल में बहुत सारे कंसेप्ट यूज़ करके आपको आंसर मिलता है, और बहुत सारे जो आपने कंसेप्ट पढ़े होते हैं, थ्योरी पढ़ी होती है, वो आपको अप्लाई करना होता है सवाल में, तब जाके आपको मिलता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। तो अगर आपके पास वक्त मिलता है, इनफैक्ट अगर वक्त मिलता है कि आपको निकालना चाहिए वक्त और सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। हाँ, हालाँकि वो थोड़ा लेंदी ज़रूर होता है, वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, लेकिन वो आपको हेल्प करेगा कंसेप्ट डेवलपमेंट में। और थोड़े से टफ क्वेश्चन अगर बनने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, तो ये तो आप समझ ही रहे होगे। सो अगर हो पाता है तो डेफिनेटली करो। कई लोग कहेंगे कि दीदी बनते ही नहीं है, तो उसका भी ये है ना कि आप क्या करो, ऐसे जो सॉल्यूशन वाले होते हैं बुक या फिर ऑनलाइन में मिल जाता है, तो एक बार एटलीस्ट सॉल्यूशन देख के ही कोशिश करो समझने की कि किस तरह से प्रोसीड की गई है। उससे भी काफ़ी मतलब हमें ना चीज़ें सीखने को मिलती है। मान लो 5 सवाल देख के करोगे तो आगे के 5 सवाल आपको समझ आने लगेंगे ना कि इस तरह से प्रोसीड किया जा रहा है, इस तरह से बन रहा है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। और इनटेक्स जो क्वेश्चन रहता है, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन होता है, वो तो करने ही चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी तो बिल्कुल मत छोड़ो। मैं ये नहीं कहती कि सीधे एनसीईआरटी से सवाल आ जाएगा, बट एनसीईआरटी एक बेसिक बुक है जो करनी ही चाहिए। उसके बाद ही कोई बुक का प्रेफरेंस लेना चाहिए किसी को भी।
क्योंकि देखने में हमेशा से यही आता है कि कहीं ना कहीं जो सवाल है वो एनसीईआरटी के ही इर्द गिर्द से ही आता है, एनसीईआरटी के ही अंदर से आता है, चाहे वो ईजी आए, चाहे वो टफ आए, चाहे वो घुमा के आए, पर आएगा एनसीईआरटी से ही। तो उस हिसाब से पढ़िए एनसीईआरटी को, जो कि हेल्प करेगा डेफिनेटली। एक और सवाल था कि दी यकीन बैच अभी ज्वाइन किया है, इतना सब बैकलॉग कैसे करूँ, टेस्ट के साथ चलूँ या शुरू से शुरू करूँ। यानी कि किसी ने यकीन बैच तो आई थिंक अक्टूबर 2-3 तारीख को स्टार्ट हो गया था, और मान लो उन्होंने अब स्टार्ट किया तो यानी 1 महीने के लगभग उनके पास बैकलॉग हो गया, तो वो कैसे करें, टेस्ट के साथ चलूँ या रहने दूँ, इस तरह से पूछा है। तो मेरे हिसाब से क्या है, अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि शुरू से लेक्चर्स देखते हैं, टेस्ट बाद में देते हैं, तो आपका टेस्ट वाला सिलेबस और आपका जो मेन सिलेबस है वो हमेशा अलग अलग चलेगा, समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से क्या है कि जैसा टेस्ट आ रहा है, मान लो आई डोंट नो कितने दिन के बाद टेस्ट होता है, इस बात का मुझे आइडिया नहीं है, शायद 7 डेज़ या 14 डेज़ पे होता होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो जो टेस्ट होते हैं उसका सिलेबस कंप्लीट करना, जब से आज मान लो अगर आज आपने ज्वाइन किया है तो जो चैप्टर्स आते हैं उसको करके टेस्ट देना, फिर जो चैप्टर्स इधर बचे हुए हैं उसको डेली का रूटीन में डेली के रूटीन का जब काम हो जाए तो रात को 1-2 घंटे निकालो या थोड़ा ज़्यादा ही एफर्ट्स डालो, ताकि नेक्स्ट 15-20 डेज़ में आपका ये बैकलॉग ख़त्म हो जाए, और फिर वो जो टेस्ट रह गया होगा वो भी दे लेना इस सारे चैप्टर्स के। तो इस तरह से आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, और कोई मैजिकल रास्ता नहीं है कि भैया ऐसे कर लेंगे तो बैकलॉग्स ख़त्म हो जाएगा। एक स्टूडेंट का था कि दी मैं वेट कर रही हूँ अपने रिजल्ट का, एंड मे बी मतलब शायद उसको है कि मे बी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, इस तरह से। तो उसने सोचा है कि यकीन बैच लेना है, बट उसको लग रहा है कि हो सकता है कि सर रिज़ल्ट वगैरह के बाद कोई और बैच भी आए नीट ड्रॉपर्स के लिए, ऐसा उसे लगता है। तो अब ये तो नहीं बता सकते ना कि अलग सर कौन सा बैच नया निकालने वाला है, इसका तो कुछ पता नहीं है। तो अगर आप यकीन बैच में इन्वॉल्व हो गए हैं और बैकलॉग्स हैं तो उसको इस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है, डेली का डेली काम करो, जैसे आज का जो भी किया और रात को कंप्लीट किया, इस तरह से सारा काम करना होगा। आई नो लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे लेक्चर्स हो जाते हैं, डीपीपीस होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर लेट किया है तो फिर आपको किसी ना किसी तरह मैनेज करना ही होगा, क्योंकि ये बैकलॉग फिर हमेशा के लिए रह ही जाएंगे अगर नहीं करोगे तो, फिर वही हालत हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। इट्स बेटर कि अभी कुछ ज़्यादा मेहनत कर लो, संडे वगैरह को पूरा दिन निकाल दो, सारे लेक्चर्स देखो और कोई डीपीपी सॉल्व करो, नोट्स बनाओ, ऐसा करना ही पड़ेगा। इसी के साथ आपको मैनेज वो करना होगा। अभी मान लो अगर दिवाली छुट्टी मिलती है तो उस दिन भी आप ये सारा काम करो, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने ही होंगे, तभी जाके चीज़ें फिगर आउट हो पाएगी और सब कुछ सही हो पाएगा। एक और क्वेश्चन था रिया अवस्थी का, वो पूछ रही थी कि ये बताओ कि BDS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट नीट दे सकते हैं क्या। तो आप कुछ भी हो आप आराम से नीट दे सकते हो। फिर पूछा कि प्राइवेट कॉलेज से अगर हो तो हाँ, किसी भी कॉलेज से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नीट दे सकते हो। हाँ, बट अगर आपका नीट क्रैक हो जाता है तो फिर आपको बॉन्ड में जो आपके कॉलेज का बॉन्ड होगा, जितने अमाउंट आपको भरने होंगे, अगर आप बीच में छोड़ते हो तो शायद आपको वो पे ही करना रहता है, तब जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिलेगा, और ये सारी चीज़ें होती है, तो उस हिसाब से करना रहता है। क्वेश्चन था कि प्लीज़ दी हमारी हेल्प करो, अपने नोट्स के PDFs हमारे साथ शेयर करो। मैंने बहुत बार समझाया है, प्लीज़ किसी का भी नोट्स, किसी का भी कुछ मत लो, खुद के नोट्स खुद से बनाओ। जिस क्लास में पढ़ते हो, जिस यूट्यूब टीचर से पढ़ते हो, उसके क्लास के दौरान नोट्स बनाओ, खुद से बनाओ। किसी का नोट्स काम नहीं आएगा, मैं सच में बता रही हूँ। बहुत ऐसे मुझे अच्छे नोट्स मिले थे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ना, एज हम जिसको बोलते हैं ना एस्थेटिक नोट्स, ये नोट्स वो नोट्स, न जाने क्या क्या, बट अंत में काम मुझे मेरा ही वो ब्लैक एंड वाइट वाला पेज जो रहता है उसके अंदर जो मैंने अपने से नोट्स बनाया, या फिर मैंने कोई समझते लिखा, या मैंने कुछ भी इस तरह से खुद से किया, वही समझ में आ रहा था एंड मोमेंट पे। बाकी कोई नोट्स काम नहीं आ रहे थे, ना कुछ समझ आ रहे थे। तुम इस बात को समझोगे जब तुम्हारा लास्ट टाइम होगा। बट प्लीज़ मैं कह रही हूँ, मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी का नोट्स यूज़ मत करो। हाँ, देख सकते हो, रेफर ले सकते हो कि इस तरह से बना सकते हैं, बट मैं क्या बोल रही हूँ ना कि वो भी मत लो, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग है और सब एक अलग तरीके से सोच करके नोट्स बनाते हैं। तो अपने हिसाब से बनाओ, कैसे बनाना है ये तुमको 1-2 चैप्टर के बनाने के बाद खुद ही समझ में आने लगेगा। शुरू तो करो, शुरू करने पर तो सारा कुछ क्लियर होने लगेगा ना, ट्राई तो करो। ऐसे आराम से बैठ के सोचते हो कि नोट्स कहीं से मिल जाए, प्लीज़ ऐसे मत करो यार, एकदम प्यार से समझाती हूँ मैं तो। दूसरे लोगों की तरह डांटती भी नहीं कि बस ऐसा चिल्लाऊंगी मैं तुम लोगों पर, ये सब काम नहीं है मेरा। प्यार से समझा रही हूँ, समझो। नोट्स खुद से ही बनाओ प्लीज़। किसी के भी नोट्स रेफ़र करना मेरे हिसाब से बेकार है, चाहे वो तुमको AIR जो आपका रैंक 1 होगा ना, उसका भी मैं नहीं कहूँगी कि उसका नोट्स देखो और फिर उससे तुम्हारा भी अच्छे रैंक आ जाएंगे या अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये मैं नहीं कह सकती। इनफैक्ट होता भी नहीं है ऐसा।
सो डेफिनेटली खुद के नोट्स बनाओ। कमेंट आया था उस पर जो मैं 10 आवर्स स्टडी चैलेंज करवा रही थी 10 दिनों के लिए, तो उस पर मैंने 5 लोगों को मैंने कम्युनिटी पे उनका नाम भी लिखा, क्योंकि वो रोज़ मुझे अपडेट करते थे और उस तरह से मुझे पता लगता था कि वो हाँ कर रहे हैं ये चैलेंज। तो उसी पे कमेंट आया था कि और भी लोग कर रहे थे, सबके पास ये टाइम नहीं होता कि वो आपको बता सके कि आपने हम कर रहे हैं। तो अगर आप बता नहीं सकते तो मैं मैं क्या करूं, ठीक है। तो फिर बुरा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा नाम नहीं लिखा गया है? सीधी सी बात है, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तो भैया हमारे पास भी कोई वक्त नहीं है कि तुम्हारा नाम लिखा जाए। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं अंतर्यामी हूँ कि मैं ऐसे देख लूँगी कि अरे ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। देखो, देखने वाला मैं बताती हूँ ना कैसे यहाँ पे रेस है ये एक तरीके की। जब पहले दिन मैंने फर्स्ट डे का ये चैलेंज कराया था, जिसको बोलते हैं ना कि मैंने ट्रायल कराया था, उसमें 1.7 के व्यूज़ थे, यानी कि 1700 लोगों ने देखा था और काफ़ी लोगों ने कहा था कि हम भी करेंगे हम भी। मैंने पोल भी कराया था, तो ऑलमोस्ट 1500 स्टूडेंट का पोल था, वोट था, और जिसमें कि 76% लोगों का था कि हाँ करना है 10 आवर्स स्टडी चैलेंज। उसके बाद मैंने रोज़ ही मॉर्निंग में शॉर्ट डालना शुरू किया, रोज़ मैं टिप्स बताने लगी। तो फिर धीरे धीरे व्यूज़ कम होने लगे, यानी कि लोग हटने लगे, और मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश थी। पूछो क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ लोग तो हटेंगे तभी कुछ लोग आगे बढ़ेंगे। यही है इस नीट जैसे एग्ज़ाम का सच्चाई। अगर कुछ लोग पीछे हट रहे हैं, इसका मतलब कुछ लोग आगे बढ़ेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने इसे कंप्लीट किया है 10 दिनों तक। मैं ये नहीं कहती कि तुमने 10 दिनों तक कर लिया तो तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो ज़्यादा खुश मत हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि तुम कुछ आगे हो उन लोगों से जिन्होंने शुरुआत तो की थी बट ख़त्म नहीं कर पाए। शुरुआत सब कर लेता है, ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है, ये बात याद रखना। हम कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट करने की कोई देरी होती ही नहीं है यार, कभी भी कर लेंगे। स्टार्ट करने में क्या लग रहा है? लेकिन उस चीज़ को उसके एंड पॉइंट तक पहुँचाने में ना हालत ख़राब होती है लोगों की, चाहे मैं हूँ, तुम हो, कोई भी हो, ठीक है। बड़ी मुश्किल होती है चीज़ों को कंटिन्यू रखना, चीज़ों को कंसिस्टेंट बनाए रखना। तो वो हर कोई नहीं कर पाता, और हर कोई के पास इतना मेरे हिसाब से दिमाग भी नहीं है कि कर पाए। इसीलिए ये जो कंपटीशन है इस तरह से ही है, क्योंकि सब अगर सब कुछ करने लगेगा तो फिर सबके अच्छे मार्क्स आएंगे और सबके सारे लोग सिलेक्शन पाएंगे क्या? ये है ही इस तरह से। सो कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब ऐसे कुछ बुरे तरीके से नहीं बोल रही थी, बस ये कह रही थी कि अगर आप कर रहे थे तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे, तभी मैं आपको आपका नाम ले पाऊँगी या आपको कॉन्ग्रेचुलेट स्पेशली कह पाऊँगी। सो यही मैं कह रही थी। और बहुत लोगों का ये था कि दी अब आपकी वजह से हाँ काफ़ी अच्छा हो गया ये 10 डेज़ में। सो आगे भी करो, 21 डेज़ चैलेंज लाओ और भी चैलेंज लाओ। तो बेसिकली मैंने सोचा हुआ है कि मैं दूसरों की तरह ज़्यादा ज्ञान ना बांटते हुए मैं चैलेंजेस ही ले आऊँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि उससे आप प्रोडक्टिव रह पाओगे। और ये जो सैटरडे सवाल है उसके लिए भी मैंने पोल कराया था कि आपको चाहिए या नहीं, तो मोस्ट ऑफ दी लोगों को चाहिए। तो ये कंटिन्यू रहेगा, जिसमें कि सिर्फ आपके नीट रिलेटेड सवाल मैं आंसर करूँगी और चैलेंजेस लाते रहूँगी। बस तबीयत भी ख़राब हो रखी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो और अभी घर पे हूँ, जिस वजह से मुझे और भी बहुत जगह जाने आने पड़ते रहते हैं, तो मुझे कंटिन्यू रहने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब मैं थोड़ा सा अभी आप लोग खुद से करो, और मैं कोशिश करती हूँ जल्द ही कुछ नया अच्छे से चैलेंज आप लोगों के लिए ले आऊँ, जिससे कि आप प्रोडक्टिव रह सकें। और बस यही बोलना था। एंड थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और मेरी बातें सुनने के लिए, क्योंकि आप लोग हो तभी मैं हूँ। एंड एक मैसेज आया था, मैंने सोचा था कि मैं आज शेयर करूँगी। पल्लवी है जो कि 10 आवर स्टडी चैलेंज भी कर रही थी और बहुत प्यारी लड़की है। तो उसने कमेंट किया था कि मिसिंग यू दीदू, कहाँ हो, प्लीज़ आप कुछ ऐसा लाओ ना, प्रोडक्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी बनी रहती है। सच्ची आपको बहुत मिस कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसे ही कमेंट्स वीडियो बनाने पर मजबूर करते हैं। बहुत नेगेटिविटी है इस यूट्यूब पर, या कह सकते हो पूरे अर्थ पे ही है, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा है। लोग किसी के मार्क्स, किसी के परसेंटेज पे लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि सही है। हर किसी का वक्त आता है, हर किसी का एक टाइम आता है जिस वक्त वो शाइन करता है, और वो शाइन इंसान तभी कर पाता है जब वो पहचान लेता है कि वो किस चीज़ में परफेक्ट है और वो उसे क्या करना चाहिए। तो किसी को भी कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ना उसको नीचे नज़रों से देखना चाहिए, क्योंकि हर कोई मेरे हिसाब से इस दुनिया में सेम है और उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। किसी को छोटा नहीं दिखाना चाहिए कभी भी। अगर आप एक हाई पोजीशन पे हो या फिर आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं या आप नीट में सेलेक्ट हो गए हो,
तो इसका ये ज़रूर बिल्कुल भी मतलब तो नहीं होता ना कि अब दूसरों को खुद से कुछ कहो या दूसरों को नीचा दिखाओ। मेरे हिसाब से ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसको दूसरी तरीके से मत लेना, क्योंकि आप लोगों को एज अ फैमिली मेम्बर मैं मानती हूँ। तो मैंने सोचा कि शेयर करूँ आप लोगों से थोड़ी सी ये थॉट्स अपनी। सो यही बोलना था। एंड पल्लवी, मिसिंग यू टू गाइस, मिसिंग यू सो मच यार। मुझे अच्छा लग रहा था ये चैलेंज करवाने में। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो और मिलते हैं फिर जल्द। बाय।